रिटायरमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, चाहे बात हो रिटायरमेंट के लिए बड़ी पूंजी जुटाने की या फिर रिटायरमेंट के वक्त जो पैसे इकट्ठे किए गए हों या फिर रिटायरमेंट के रूप में जो पैसा मिला हो उस पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए ताकि रिटायरमेंट के बाद वो लंबे समय तक चल सके और जो कैश फ्लो है वो आसानी से मैनेज हो सके। तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आया है मेरे पास जिसका मैं आपको इस वीडियो में उत्तर दूंगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। तो ये सवाल मुझे भेजा है सत्येंद्र नारायण जी ने। सत्येंद्र जी ने लिखा है कि आई विल रिटायर फ्रॉम सर्विस इन सितंबर 22 और उन्हें मिलेंगे करीब 80 लाख रुपए, जिससे वो इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि 40,000 पर मंथ की इनकम हो सके। सत्येंद्र जी, वैसे तो बड़ा आसान है कि अगर 80 लाख रुपए पर आधा % पर मंथ की भी इनकम हो, यानी कि 6% सालाना पेड मंथली, तो भी 40,000 रुपया महीना पाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर 0.5% का इंटरेस्ट या रिटर्न हर महीने मिल रहा हो और वो आप ले रहे हो, तो जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो तो बढ़ेगा नहीं, वो तो वहीं का वहीं रहेगा। तो समस्या यह है कि शायद आज की तारीख में आपके लिए 40,000 रुपया महीना सफिशिएंट हो जाए, लेकिन 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद तब क्या होगा? क्योंकि समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। तो अगर आपका खर्च आज 40,000 रुपये महीना है या उतना पैसा आप पाना चाहते हैं, तो आने वाले समय में शायद आपको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए रिटर्न आपको ज्यादा मिलना चाहिए ताकि आप यदि 40,000 रुपया महीना विड्रॉ भी कर लें, उसके बाद भी पूंजी और बढ़े, भविष्य में आपके पास 80 लाख से ज्यादा रुपए हो ताकि आप जो अपना मंथली विड्रॉल है उसे 40,000 से भी ज्यादा बढ़ा सकें। अब दूसरी बात यह है कि रिटायरमेंट के वक्त जो पैसा मिलता है उसे इस तरह से इन्वेस्ट किया जाना चाहिए कि वो सेफ भी रहे और साथ में बढ़े भी। कई बार गलती यह होती है कि इन्वेस्टर पूरे पैसे को कुछ फिक्स डिपॉजिट या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में डिपॉजिट कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं कि वो पैसा बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है, जितना रिटर्न मिलता है वो खर्च होता रहता है। और जैसा मैंने अभी बताया कि भविष्य में क्योंकि पैसा बढ़ेगा नहीं और जो मिल रहा है वो खर्च हो जाएगा, तो शायद जो रेगुलर इनकम उस पर होगी वो फ्यूचर में सफिशिएंट नहीं होगी। और दूसरा, कई बार एक गलती ये होती है कि इन्वेस्टर उस पैसे को म्यूचुअल फंड्स या दूसरे मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब अगर आपने पूरे पैसे को मान लीजिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, आपने कुछ भी रिटर्न एक्सपेक्ट किया, आपने 6% 7% का भी रिटर्न एक्सपेक्ट किया, मान लीजिए ऑन अ कंजर्वेटिव साइड, पर प्रॉब्लम यह है कि मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स में रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। अब आपने तय कर लिया कि आपको 0.5% हर महीना चाहिए और पैसा बढ़ा नहीं, क्योंकि कई बार म्यूचुअल फंड में ऐसा भी हो सकता है कि रिटर्न्स नेगेटिव हों, कई बार पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने अभी इन्वेस्ट किया और फर्स्ट ईयर में रिटर्न्स जो थे नेगेटिव थे और आपने क्योंकि तय कर लिया कि आपको तो 0.5% हर महीना विड्रॉ करना ही है, तो क्या होगा? आपकी जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए पैसों को आपको 2 भाग में या कहें कि कई भागों में डिवाइड करके इन्वेस्ट और डिपॉजिट करना होगा। तो क्योंकि आपका सवाल बहुत स्पेसिफिक है कि किस तरह से आप 80 लाख रुपए को इन्वेस्ट करें, उसके ऊपर रेगुलर आमदनी होती रहे, तो मैं आपको बताता हूं एक्सेल में कि कैसे आपको 80 लाख रुपए को इन्वेस्ट करना चाहिए। यह सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। अल्टीमेटली आपका क्या रिस्क एपेटाइट है या बाकी जरूरतें किस तरह की हैं वो आपको देखना होगा, लेकिन एक बेसिक गाइडलाइन मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, एक बेसिक आइडिया मैं यहां पर देने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आपके पास 80 लाख रुपए हैं तो सबसे पहले इसे हम इन्वेस्ट करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में, और उसमें इन्वेस्ट करने की लिमिट है 15 लाख रुपीज। एक अकाउंट में 15 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन 15 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर सकता है। और ये स्कीम पोस्ट ऑफिस,
सरकारी बैंक और कुछ प्राइवेट बैंक्स में अवेलेबल है, तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें। उसके बाद दूसरा नंबर आता है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। ये बेसिकली आपको LIC में मिलती है, हालांकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, लेकिन LIC से मैनेज करता है, LIC सेल करता है, तो ये LIC की स्कीम नहीं है। बेसिकली स्कीम तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो आप इसे LIC के थ्रू बाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से। यहाँ पर भी जो लिमिट है वो 15 लाख रुपीज़ की है, तो पूरा 15 लाख रुपए आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर दें। उसके बाद क्योंकि आपको कुछ पैसे ऐसे भी रखने चाहिए जो कभी भी इमरजेंसी में आपके काम भी आ सके, तो आप FD में भी थोड़े पैसे रखें। FD में मान लीजिए आप रखते हैं 10 लाख रुपए। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर RBI इन बॉन्ड्स को जारी करता है, तो सॉवरेन बॉन्ड्स हैं, ये सरकार की गारंटी है, इनके ऊपर रिस्क नहीं है, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्लोटिंग रेट है, पर वर्तमान में वो 7.15% है, भविष्य में बढ़ भी सकता है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी चॉइस है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड, इसमें भी आप 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर लें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड की मैच्योरिटी 7 ईयर्स की है। यहां पर लिक्विडिटी पुअर है, इसके लिए मैं आपको यहां पर 5 लाख की सलाह दे रहा हूं, और 10 लाख रुपए FD में, जहां पर कभी भी पैसे निकाले जा सकते हैं और रिटर्न्स भी वहां पर फिक्स है, तो वो मैंने 10 लाख रुपए की आपको सलाह दी है। उसके बाद क्या करते हैं, 10 लाख रुपए हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी डिपॉजिट कर देते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आप किसी ब्रोकर के थ्रू बाय कर सकते हैं, ये ट्रेडेबल होते हैं। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में थोड़ा सा आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बेहतर मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स के मुकाबले में, और यहाँ पे रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स हैं वो सरकारी बॉन्ड्स हैं, उन पर क्रेडिट रिस्क नहीं है कि पैसा डूब जाएगा, ऐसा रिस्क नहीं है। कॉर्पोरेट बॉन्ड आपको देखने होंगे कि किस तरह के बॉन्ड्स आप बाई कर रहे हैं, तो आप AAA रेटेड या AA+ रेटेड इस तरह के बॉन्ड लें जहां पर रिस्क कम हो, तो इस तरह के बॉन्ड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। यहां पर हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो अभी ये कितना हो गया है इसको चेक करते हैं। एग्जाम्पल, हमें क्योंकि टोटल 80 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने हैं, तो ये 55 लाख हो गया, और अब बचा 25 लाख। 25 लाख को इन्वेस्ट कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स में। अब ये जो 25 लाख म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, यहां पर आपको देखना है कि ग्रोथ भी मिले, थोड़ी सेफ्टी भी रहे। तो मैं इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, और एक पार्ट मेरा होगा यहां पर, बल्कि थोड़ा सा हम इसको और मैं स्पेस देता हूं। हाँ, तो इसमें से क्या करते हैं, पहले हम 11 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में। अब ये मैंने कुछ कैलकुलेशन की है मेरे हिसाब से, और ये 11 लाख रुपए मैंने कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर दिए, और 8 लाख रुपए कर देते हैं लार्ज कैप इंडेक्स फंड में, निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी 100, इस तरह के इंडेक्स फंड में आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैं यहां पर 8 लाख रुपीस पार कर देता हूं, और उसके बाद बाकी कितना बचा, 25 में से 19 चले गए, 6 लाख बचे, और ये 6 लाख रुपीस को हम इन्वेस्ट कर देते हैं
अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में या बैलेंस एडवांटेज फंड में, या तो बैलेंस एडवांटेज फंड में कर लीजिए या फिर अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में आप कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बोला था लार्ज कैप, और ये मैंने बोला है आपको कंजर्वेटिव हाइब्रिड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी एलोकेशन 10% टू 25% के बीच रह सकता है। तो यहाँ पर जो इक्विटी मार्केट का रिस्क होता है, उतार चढ़ाव का जो रिस्क होता है, वो यहाँ पर कम रहेगा। अब क्योंकि 40,000 रुपये पर मंथ चाहिए, तो आप देखिए यहाँ पर हमने कितना किया। सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो प्रेजेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो है 7.40%। तो 15 लाख रुपए का मैं अगर 7.40% करूं, हालांकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये क्वार्टरली मिलता है, लेकिन मैं जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन इसको मंथली कर देता हूं। तो डेफिनेटली थोड़ा सा ये समझ के चलिए कि आपको पहले महीने से इनकम नहीं हो पाएगी क्योंकि क्वार्टरली मिलेगा, लेकिन एक क्वार्टर के बाद जो मिलेगा उसको आप मंथली के हिसाब से खर्च कीजिए। तो मैं डिवाइड करके बता रहा हूं कि ये मंथ का कितना हो जाएगा। तो 7.4% मिलता है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये जो है ये बेसिकली ईयर का है, इसको डिवाइड बाय 12 कर रहा हूँ। हालांकि क्वार्टरली मिलता है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए आपको मैं डिवाइड करके बता रहा हूँ। तो ये होता है 9250। और प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में भी अगर 15 लाख रुपए डिपॉजिट करेंगे और मंथली मोड आप लेंगे तो सेम आपको 9250 यहाँ पर 9,250 रुपीज़ आपको हर महीने मिलेंगे। उसके बाद एफडी के ऊपर आज की डेट में एज ए सीनियर सिटीजन, क्योंकि रिटायरमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप सीनियर सिटीजन हैं और उस हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है 0.50% का यूजुअली। तो 6.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं यहां पर कंसिडर कर रहा हूं, जो कि अवेलेबल है। तो 10 लाख के ऊपर 6.50%, तो ये आ जाता है पर मंथ 5417। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड है, इनके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलहाल है वो है 7.15%। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं 5 लाख का 7.15%, ये भी मंथली नहीं मिलेगा, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन, क्योंकि 40,000 रुपये महीना कैसे आ सकता है उसका मैं बंदोबस्त कर रहा हूं। और थोड़े समय के बाद सब ये ठीक हो जाएगा। इनिशियली नहीं मिलेगा, एक बार जब पे आउट मिल जाए उसके बाद उस पैसे को आप ऐसे ही खर्च करें कि 40,000 ही महीने का खर्च करना है, बाकी को रखना है, ताकि अगले महीने उसके अगले महीने आपको अगर पे आउट नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहीं पर आपको हो सकता है क्वार्टरली मिलेगा और कहीं पर हाफ ईयरली मिलेगा, तो उस वक्त पर वो काम आएगा। बट मैं ये 7.15% डिवाइड बाय 12 करके इसको भी कैलकुलेट कर देता हूं आपके लिए पर मंथ ये कितना आएगा। तो ये भी आपका 2,979 रुपीज़ आ जाएंगे। अब आते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड पर। कॉर्पोरेट बॉन्ड पर आपको 8% तक का कूपन या इंटरेस्ट मिल सकता है, तो इस पे भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8% और 0.08 वॉट एवर यू कॉल इट, डिवाइड बाय 12 कर देते हैं इसको। तो ये आपका 6,660 रुपीज़ ये भी बन जाएंगे, 6,667। अब है म्यूचुअल फंड की बारी। म्यूचुअल फंड्स में भी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, जहां पर इक्विटी कंपोनेंट कम है, वहां से आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए पैसे विड्रॉ कर लीजिए। और अगर मैं पिछले 1 साल का रिटर्न देखूं और अभी भी मैं अगर रिटर्न्स एक्सपेक्ट करूं, तो यहां पर आप 7.5% पर एनम के हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं म्यूचुअल फंड में, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन 7% हम मान लेते हैं। और उम्मीद कर सकते हैं कि शायद थोड़ा बीच में या अभी कम भी हो, आगे बढ़े, बट क्योंकि आपको 40,000 चाहिए तो थोड़ा सा यहाँ पर आप एक कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे हैं। तो मैं 7% से कैलकुलेट कर लेता हूँ। इस हिसाब से आप अपना SWP यहाँ से शुरू कर लें।
तो मतलब आप 6400 के आसपास की SWP यहाँ से कर लें, या 6400 जो आया है ये कर लें। इसका सम करके देखते हैं कितना होता है पर मंथ का। मेरे हिसाब से अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो ये आपके 40,000 महीने का काम हो जाना चाहिए। ओके, 39,979 रुपीज़, तो लगभग 40,000 रुपया महीना आपका बन रहा है। तो ये फिलहाल के लिए आपका पैसा या आपका कैश फ्लो जो है वो मैनेज हो सकता है। अब क्या होगा, यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम है, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना है, FD है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड हैं, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो उसका इंटरेस्ट है वो आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो आप ले रहे हैं। प्रिंसिपल अमाउंट जैसे का तैसा आपका बना रहेगा। और जो म्यूचुअल फंड्स हैं वहाँ भी हम मिनिमम पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, वहाँ भी आप एज्यूम कर सकते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में कि वो भी आपका जो प्रिंसिपल है ज्यों का त्यों रहेगा। और जो इक्विटी लार्ज कैप फंड्स हैं या बैलेंस एडवांटेज फंड हैं, वहाँ से तो कुछ विड्रॉ किया ही नहीं है, वहाँ पे हम एज्यूम करते हैं ये पैसे और बढ़ जाएंगे। तो आप देखिए, मान लीजिए 5 साल के बाद देखते हैं हम लोग, 5 साल तक आप इसी तरह से विड्रॉ कर रहे हैं, और 5 साल के बाद यदि हम देखें कि ये 15 लाख जो हैं वो ज्यों के त्यों बने हुए हैं, और ये जो पैसे हैं सारे हमने क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट ही विड्रॉ किया है, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि 5 साल के बाद अब ये जो 11 लाख थे, यहाँ तो विड्रॉ कर रहे थे 11 लाख रहेंगे, लेकिन जो लार्ज कैप फंड हैं, अगर मैं ये एज्यूम करूं कि 8 लाख के ऊपर, क्योंकि लार्ज कैप है और 12% का आपको रेट ऑफ रिटर्न यहाँ मिलता है, तो 5 इयर्स के बाद आपके पास 14 लाख से थोड़ा ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे। और इसी तरह से जो 6 लाख रुपए हैं, ये 6 लाख रुपए भी अगर मैं एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड या BEF बैलेंस एडवांटेज फंड के हिसाब से कैलकुलेट करो, 10% मान लेते हैं, सो ये हो जाएंगे 9,66,000 के आसपास। तो इसका मतलब आपके पास जो पैसे हैं अब वो 80 लाख नहीं बल्कि 80 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे। तो मतलब कहने का ये है कि 5 साल के बाद आपके पास में जो पैसे हैं वो थोड़े ज़्यादा होंगे, ताकि आप अगेन 5 इयर्स के बाद अगर आप दोबारा से ये प्लान करते हैं कि अब आपको 40,000 नहीं, थोड़े ज़्यादा पैसे विड्रॉ करने हैं, तो आप कर पाएंगे। उस वक्त पर जो भी स्कीम्स होंगी उन स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। बल्कि आपकी जो प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना है वो 10 साल की है, जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स हैं वो 7 इयर्स के हैं, तो वो आगे भी चल रहे होंगे। लेकिन जो जो पैसा मैच्योर हो चुका होगा उसे आप री इन्वेस्ट कर पाएंगे। या म्यूचुअल फंड की बात करें तो पैसा बढ़ गया होगा, वहाँ से आप SWP कर पाएंगे। यहाँ तक कि आप अपने लार्ज कैप फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड से भी वहाँ पर कुछ SWP शुरू कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर प्लानिंग करेंगे तो समय के साथ आपका जो कैपिटल है वो बढ़ेगा भी, और आप भविष्य में ज़्यादा पैसे भी विड्रॉ कर पाएंगे। और यदि आप सिंपली एक इस तरह से इन्वेस्ट कर देते हैं कि आपको पूरा पैसा FD में या उस तरह के इंस्ट्रूमेंट में करना है, तो आज की तारीख में तो आसान है, आपको जितने पैसे चाहिए उतने मिल सकते हैं। 80 लाख के डिपॉजिट पर, 80 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 40,000 पर मंथ पाना आसान है, लेकिन भविष्य में पैसा बढ़ेगा नहीं और 40,000 से आपका काम चलेगा नहीं। तो इसके लिए भविष्य में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैंने आपको एक इस पर प्लान बनाकर दिया है कि किस तरह से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। ये सिर्फ एक सैंपल है, आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उसको मॉडिफाई करें या जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। कोई आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।